इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कर लिया था। अब हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये बेसिकली आपका वो रजिस्टर है जो जीएसटी डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, पर जब जीएसटी डैशबोर्ड पे जाएगा तो हमेशा वहाँ जीरो ही दिखेगा। कारण सिंपल है, जैसे ही जीएसटीआर 3 में लायबिलिटी आता है आप पे करते हैं, खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को खोलिएगा जाके जीएसटी के अंदर, तो आपको वहाँ दिख जाएगा लायबिलिटी क्या था, कब कैसे पेमेंट हुआ और कितना अमाउंट लगा, मैंने कैश लेयर से कितना गया, क्रेडिट लेयर से कितना पैसा लगा, वहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो आप समझते हैं क्या है, मैंने एक्ट क्या करता है इसके बारे में। आपको बेसिक समझ में आ गया क्या है वो। सिंपली कुछ नहीं है, आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी है, इंटरेस्ट का लायबिलिटी है, पेमेंट का लायबिलिटी है, जो भी लायबिलिटी है वहाँ पर दिखता है रजिस्टर के अंदर, और कैसे उसका पेमेंट हुआ है वो आपको वहाँ पर शो होता है। अब लिखा एक्ट क्या कहता है, सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 49 इनुमरेट्स about the third kind of ledger auto populated on common portal electronic liability register. While the term electronic cash ledger, electronic credit ledger are defined in the act, the term electronic liability register is not defined in the act. तो एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन ये होता है। The section lays down that all liability of a taxable person will be recorded and maintained in a separate register named electronic liability register. जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी है वो आपका वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। अब ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यू, कैसे डिस्चार्ज होगा और कोई भी टैक्स या अदर ड्यू, जो भी कहने का मतलब, सबसे पहले क्या चीज़ का पेमेंट होगा, टैक्स का होगा, इंटरेस्ट का होगा, पेनल्टी का होगा, लेट फी का होगा, वो ऑर्डर है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपको पोर्टल के ऊपर एज इट इज समझ में नहीं आता, पर किताब के अंदर लिखा हुआ तो समझना है। वहाँ पर रियल टाइम पे होता है, मतलब आप जैसे पैसा डालिएगा, जमा करिएगा, सेट ऑफ करिएगा, काम खत्म। वहाँ पर आपको एज इट इज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा कि ये पहले टैक्स को पेमेंट करना है फिर इंटरेस्ट को पेमेंट करना है, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होता है। Subsection 8 prescribe the chronological order in which the liability of taxable person has to be discharged. सबसे पहले self assessed tax and other dues related to return of previous tax period have to be discharged. ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले तो आपको self assessed tax पे करना है, या कोई भी ड्यू जो रिलेटेड है रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, जो पिछले टैक्स पीरियड का बचा हुआ है पहले उसको पे करना है। उसके बाद सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यू रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ करेंट टैक्स पीरियड, ठीक है। उसके बाद आपको करेंट टैक्स पीरियड का पे करना है। किसी कारणवश, कहने का मतलब है कि आपने जीएसटीआर 3B नहीं भरा है पिछले महीने का, तो पहले उसको भरना है, उसके बाद आपको इस महीने का भर सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी आप लोग को जनरली भी पता होगा कि जीएसटीआर 3B जब तक आपने पिछले मंथ का ना भरा हो, नेक्स्ट मंथ का नहीं भर सकते हैं, समझ गए। Once these two steps are exhausted, thereafter any other amount payable under this act or the rule made thereunder, including the demand determined under 73 or 74, comes last. तो सबसे लास्ट पेमेंट क्या होगा, सेक्शन 73, सेक्शन 74 के अंदर डिमांड का, या किसी भी और भी एक्ट के अंदर किसी अदर सेक्शन के अंदर जो भी डिमांड है उसका पेमेंट होगा, वो लास्ट है। दिस सीक्वेंस हैज टू बी मैंडेटरीली फॉलोड। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया प्रीवियस टैक्स पीरियड का टैक्स ड्यू, टैक्स या अदर ड्यू जो भी है, उसके बाद करेंट टैक्स पीरियड का, और उसके बाद लास्टली डिमांड का। समझ में आ गया। तो ये सीक्वेंस है। द एक्सप्रेशन टैक्स ड्यू मीन द टैक्स पेबल अंडर दिस एक्ट एंड डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, फी एंड पेनल्टी। तो ये कहाँ इंक्लूड है, अदर ड्यू के अंदर। अदर ड्यू के अंदर इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर अमाउंट इंक्लूड होता है, ठीक है। ये टर्म अदर ड्यू यूज किया है, ये यूज किया है बेसिकली आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब के लिए, ठीक है। प्री-एजम्पशन दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज पास्ट, ये क्या हुआ, ये कहता है सेक्शन 9 कहता है कंटेन अ डीमिंग क्लाउज, दिस पार्ट ऑफ अ सेक्शन प्रोवाइड दैट व्हेन अ टैक्सेबल पर्सन हैज पेड द जीएसटी, अगर आपने जीएसटी पे कर दिया अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग एक्ट, the taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment of tax to the recipient of such goods or service. Thus, if tax has been paid under CGST Act, the taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment of CGST to the recipient. This is subject to the contrary being proved. Honest to establish that incidence of tax has not been passed on the recipient become relevant in case of section 54 dealing with refund of tax. नहीं समझे। कहने का मतलब जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो बेसिकली पास ऑन हो जाता है। सप्लायर ने जैसे अपना रिटर्न भरा और रिसिपिएंट को पास ऑन हो गया,
ठीक है। अब रिसिपिएंट अगर फर्दर सप्लाई करता है या कंज्यूम कर जाता है तो ये उसके ऊपर है, ठीक है, टैक्स को पे करना। समझिएगा, जैसे ही आप GSTR 1 भरते हैं आप क्या करते हैं, आपका टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। इसका पेमेंट आप GSTR 3B के थ्रू करते हैं, ठीक है, जो भी एक्सेस होता है ITC के बाद। पर जैसे आप GSTR 1 भरते हैं, ये जो टैक्स इंसिडेंस ये पास उसके अकाउंट में चला गया, अगर रजिस्टर्ड है तो उस रिसिपिएंट के यहाँ चला गया। अब ये रिसिपिएंट अगर फर्दर सप्लाई करता है उस गुड्स का तो उसके इसमें क्या होता है, फिर इसके ऊपर इंसिडेंस है टैक्स को पे करने का। समझ में आ गया? The taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment of tax to the recipient of such goods or services. Thus, if tax has been paid under the CGST Act, the taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment of CGST to the recipient. समझ में आ गया? Chapter 11 of CGST rule provide the following: debit to electronic liability register. ठीक है, all amount payable toward tax, interest, late fee and other amount as per return filed. ठीक है, डेबिट हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, समझिएगा। ये आपका लायबिलिटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये लायबिलिटी रजिस्टर मेंटेन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के लिए समझ ले, गवर्नमेंट एक एंटिटी है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक XYZ कंपनी है, अगर लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट अपने पास, किसका? आपका, तो आप उसके लिए क्या है? एक तरह से डेटर है। तो जो भी डेटर का अकाउंट में क्या करते हैं आप? डेबिट करते हैं बढ़ाने के लिए, तो इसलिए कहा आप डेबिट करते हैं। क्या? डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक। क्या डेबिट होगा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में? वो सारा अमाउंट जो टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी या अदर अमाउंट एज पर रिटर्न फाइल्ड, ये क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए डेटर है। समझ में आया? गवर्नमेंट के लिए आप डेटर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे वसूलना है, ठीक है। समझने के लिए समझा रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट के लिए क्या है भाई, एक डेटर है। गवर्नमेंट एक एंटिटी है मान लीजिए, तो आप उसके डेटर है। जो भी लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट आपसे वसूलेगी, आपका लायबिलिटी है ना, पर गवर्नमेंट के लिए क्या है? वो इनकम है, गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है एक तरह से। तो आपका लायबिलिटी है, ठीक है, पे करना किसको? गवर्नमेंट को। तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, पर गवर्नमेंट के लिए आपकी बेसिकली क्या है? एक तरह से डेटर है। क्या चीज पे करना है आपको? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, तो गवर्नमेंट डेबिट क्या करेगा? टैक्स को, इंटरेस्ट को, लेट फी को, इसलिए वो डेबिट करता है। क्यों डेबिट करता है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर मेरा लायबिलिटी है तो क्रेडिट होना चाहिए, तो वही तो बात है, बैंक की तरह काम करता है। GST पोर्टल पे जो भी लेजर है वो बैंक की तरह काम करता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाती है, ठीक है, कि ये क्रेडिटर है, ये डेटर है, ये अमाउंट उससे वसूलना है, ये अमाउंट उसका मेरे पास है, जो मुझे उसे देना है या वो यूटिलाइज कर सकता है मेरे यहाँ। समझ गए? ऑल अमाउंट पेबल टुवर्ड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट डिटरमाइन इन प्रोसीडिंग, जो भी आपका केसेस के अंदर डिटरमाइन हुआ वो अमाउंट, अ प्रॉपर ऑफिशियल और एट द सर्टेन बाय द सेड पर्सन, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ कहा डेबिट करना है तो करना है। इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50 डेट में अक्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अब डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड कैश लेजर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के बीच में क्या होगा? डेबिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। समझिएगा, पेमेंट ऑफ, समझिए, डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट हुआ मतलब क्या? यहाँ से पैसा निकल गया, निकल गया तो कहाँ गया? लायबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? आपका लायबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट हो जाएगा तभी ना कमेगा, क्योंकि ये क्या है? गवर्नमेंट के यहाँ डेबिट फॉर्म में है, ठीक है। जब ये क्रेडिट होगा तो घटेगा, तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर डेबिट होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए? पेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर हिज रिटर्न सब्जेक्ट टू सेक्शन 49, 49A और 49B। इलेक्ट्रॉनिक कैश जैसे डेबिट मतलब आपका पैसा जैसे ही, मैं समझिए बैंक अकाउंट से पैसा निकल करके आपका लायबिलिटी खत्म कर रहा है। समझ में आया? तो जैसे ही ये डेबिट होगा आपका बैंक अकाउंट से पैसा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश जैसे पैसा, तो क्रेडिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। समझ में आ गया? पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन उसके लिए यूज हो सकता है। पेमेंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51, टीडीएस डिडक्टेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेशन 52, अमाउंट पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 10, अमाउंट पेबल टुवर्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर अमाउंट। समझ गए? क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कैश का यूज और चीजों के लिए हो सकता है, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ टैक्स के लिए हो सकता है, ठीक। हाउ डू द पेमेंट सिस्टम बेनिफिट टैक्स पेयर एंड द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट? अब कोई लाइन नहीं लगता, ठीक है, कोई लाइन नहीं लग रहा,
चालान जमा करने के लिए काउंटर पे 24/7 मेड ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। और रिसीव्ड भी तुरंत मिल जाता है, ठीक है। टैक्स कंसल्टेंट भी क्लाइंट के यहाँ पे पेमेंट कर सकता है ऑनलाइन। सिंगल चालान है, मल्टीपल चालान का काम ही नहीं है अब। पहले 3-4 कॉपी, एक कॉपी बैंक का, एक कॉपी डिपार्टमेंट को, एक कॉपी आपके पास, ऐसा होता था। उससे भी छूट मिल गया। रेवेन्यू विल कम अर्लियर इनटू अकाउंट, अवश्य बात है, जब सारा सिस्टम ऑनलाइन है तो रेवेन्यू भी सरकार को जल्दी जनरेट हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी तो ऐसे ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑनलाइन सिस्टम है तो। ऑनलाइन पेमेंट मेड आफ्टर 8 PM विल बी क्रेडिट टैक्स पेयर अकाउंट ऑन द सेम डे, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं 8 PM के बाद भी तो वही सेम डे क्रेडिट हो जाएगा। पहले इसमें थोड़ा दिक्कत था, ये अभी नया ऐड हुआ है, ठीक है। पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर पेज डिस्प्ले इन द फॉलोइंग मैनर्स, ठीक है। पार्ट 1 रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी होता है, पार्ट 2 अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी, ठीक है। ऐसा होता है आपका बेसिकली, समझ गए। ऐसे अदर देन रिवर्स चार्ज, ट्रांजेक्शन टाइप डेबिट हुआ 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रिवर्स चार्ज के अंदर भी डेबिट हुआ, ठीक है। जैसे रिवर्स चार्ज के अंदर आया, कैश आया, क्रेडिट हो गया, आया समझ में। जैसे कैश आया अदर रिवर्स चार्ज के अंदर तो क्रेडिट हो गया। लेजर यूज हुआ, कैश लेजर यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज कर रहा है ये। अगर टैक्स के लिए होता तो क्रेडिट लेजर का यूज होता, ठीक है। पर रिवर्स चार्ज में तो वही होगा, यहाँ पे हो सकता है कि आपका क्रेडिट लेजर भी हो सकता था, ठीक है। तो ये क्रेडिट हो जाएगा तो कम जाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये आपका अदर देन रिटर्न रिलेटेड में डिमांड के लिए जो लेजर है वो दिया गया है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आप टैक्सेस पे नहीं करते हैं कब, GSTR 3B से, ठीक है, टाइमली पे नहीं करते हैं तो आप पर इंटरेस्ट लगेगा। वो सेक्शन 50 बताता है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 18% है, सबको मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, 18% है, ठीक है। पर आइए रीड कर लेते हैं। To promote greater discipline among taxpayer and timeliness in payment of tax, the tax due which are not paid within the stipulated time, क्या है वो 20th day फॉलोइंग मंथ, ठीक है। मतलब अभी देख ले तो 11/27/2024 मतलब नवंबर है तो 20 नवंबर का रिटर्न का 20 दिसंबर तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया टैक्स का तो उस केस में इंटरेस्ट लगेगा आपको। द मैकेनिज्म इज ऑटोमेटिक इन नेचर, ऑटोमेटिक है, खुद कैलकुलेट कर लेता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट लायबिलिटी इज इम्पोज्ड ऑन टैक्स पेयर हु हैज विथहेल्ड द पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, जिसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया उस पर लगेगा। बेसिकली इट इज कंपनसेटरी इन कैरेक्टर एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेनल्टी। ये कंपनसेटरी है, पेनल्टी की तरह नहीं समझिएगा इसको, ठीक है। आपने सरकार का पैसा नहीं दिया तो अब उसको सरकार को इंटरेस्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने सरकार का पैसा रख करके खुद कमाई किया है, ठीक है। सरकार का रेवेन्यू आपने क्यों रखा, सरकार का रेवेन्यू आपने रखा तो अब सरकार को इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। और वो इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, 18%। 18% का इंटरेस्ट तो कोई नहीं देता है, बैंक में देता है 7%, ठीक है। 2.5% देता है आपका सेविंग में, 2-2.5%, 7% फिक्स में देता है 6-7 के बीच में। और मार्केट का तो खैर कहानी गोल है, तो 18% कमा पाना पॉसिबल नहीं है। सरकार का पैसा रख के सरकार सोचते अपने पैसा कमाया तो लाओ 18%, ठीक है। ये है इसके पीछे का कहानी, क्यों लगाया गया 18% का इंटरेस्ट, क्योंकि आपने सरकार का पैसा रख करके खुद कुछ कमाई किया उससे। क्यों ऐसा काम किया आपने कि सरकार का पैसा रख के खुद कमाई किया, अब 18% लाओ। और अब ऐसा बात है कोई भी इंसान 18% तो नहीं कमा रहा, ठीक है। जनरली नहीं कमा रहा, कमा भी सकता है बट जनरली नहीं कमा रहा, ठीक है। On similar lines, Section 50 of CGST Act provide for applicability of interest for default in payment of tax within the stipulated time under GST law. A registered person can make the payment of tax through electronic credit ledger, cash ledger. Under Section 49, usually the balance in electronic credit ledger exhausted first. सबसे पहले electronic credit ledger का balance exhaust होता है usually, ठीक है, usually ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। Before utilizing the balance of available electronic cash ledger for discharging tax liability, the practice is adopted for a better working capital management. In case registered person does not have sufficient amount available in electronic credit ledger to pay a tax due for a particular tax period, and also the registered person does not have sufficient money for making deposit of balance tax amount, electronic cash ledger, in such situation GST account does not have a mechanism to allow registered person to make part payment of taxes. समझिएगा,
जीएसटी सिस्टम ऐसा कोई जीएसटी पोर्टल पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जब वो कहे कि ठीक है अगर बस पैसा नहीं पार्ट पेमेंट करिए, पार्ट पेमेंट बाद में करिएगा, ठीक है। अगर पैसा नहीं तो रिटर्न भराएगा ही नहीं, 3B भराएगा ही नहीं, तो उसको पैसा आज ही चाहिए, ठीक है। जैसे ही पैसा डालिएगा तभी होगा। अब समझिएगा एक और चीज, आपको जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो डिफरेंस पे लगेगा, ठीक है। डिफरेंस मतलब टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, जो कैश बचेगा ना, जो कैश लेयर से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेयर से जो पेमेंट होगा सिर्फ उस पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। वो भी कब लगेगा, नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में शो करेगा। मैंने अगर नवंबर का रिटर्न मैंने लेट भरा तो दिसंबर के रिटर्न में शो करेगा कि ठीक है आपने नवंबर का रिटर्न बाद में जनवरी में भरा, तो ये 20 तारीख से लेके जनवरी तक का जो डेट हुआ उतना के लिए आप मुझे इंटरेस्ट दीजिए, ठीक है, 18% से। समझ में आ गया। तो पैसा इंटरेस्ट जो लगना है सिर्फ इस पे लगना है, जो पैसा आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करिएगा उसी पे इंटरेस्ट लगना है सिर्फ, ठीक है। If the lawmaker demand tax due along with interest on the gross payment, the tax paid to electronic cash and credit ledger both it may be an unhealthy practice। लिख दिया ना कि अगर पूरा पे पैसा मांग ले ग्रॉस ऑफ पेमेंट पे तो गलती है ना यार, ऐसा सही नहीं है। सर पैसा ठीक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिख रहा था पर था सरकार के अकाउंट में ना, मेरे पास तो नहीं था, सरकार के अकाउंट में ही रखा था पैसा, मेरे पास तो नहीं था। तो आप मुझसे उतना पे इंटरेस्ट लीजिए जितना मुझे कैश में और जमा करना था, मैंने जमा नहीं किया आपके अकाउंट में, आया समझ में। तो जो पैसा मैंने जमा नहीं किया आपके अकाउंट में बस उतना पे ही टैक्स लीजिए, मतलब कि टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, जो पैसा मुझे कैश में जमा करना था उस रिटर्न के लिए मैंने जमा नहीं किया टाइम पे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हैं एक्ट के हिसाब से। To counter such recovery mechanism, the provision under Section 50 provides that a registered person has paid his tax or return as under Section 39 मतलब GSTR 3B of CGST 17 belatedly, interest shall be applicable only on net taxes paid through electronic cash ledger, समझ गए, not on the gross taxes paid for such tax period। तो समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगेगा किस पे, जो अमाउंट मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे किया है। As per the said provision, the interest in case the tax return has been furnished after the due date but furnished before the commencement of proceeding under Section 73 and 74 shall be levied on dot portion of the output tax which is being paid by debiting the electronic cash ledger. This means that the interest liability shall not arise on the portion of output tax liability which is paid using ITC available। तो जो output tax liability आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेक्शन 73 74 जब तक स्टार्ट ना हो जाए वो अलग चीज है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट अलग है। Accordingly, interest if any payable by registered person for delay in remittance of tax beyond the stipulated due date on account of delay in filing of return under Section 39 shall be demanded only on the net cash liability of taxes and not on the gross। एक ही लाइन बार बार लिखे जा रहा है। क्रक्स क्या है, क्रक्स सिंपल यही है कि आपको सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो आप पेमेंट करिएगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेता है, समझ गए। अब इंटरेस्ट कब पे होगा, तो इंटरेस्ट इज पेबल इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फुल और इन पार्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम, समझ गए। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जनरली द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम डेट ऑफ फॉलोइंग द ड्यू डेट, माने कि 20th डे ऑफ फॉलोइंग मंथ, ठीक है। मतलब अगर नवंबर का माने तो 20 दिसंबर के बाद से इंटरेस्ट लगेगा, समझ गए। 20 दिसंबर से कब तक, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक आपको इंटरेस्ट लगेगा। और ये इंटरेस्ट आपको कब पे करना है, दिसंबर वाले रिटर्न जब भरिएगा उसके अंदर, ठीक है। अब है मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, ठीक है। In case the supply made during a tax period declared by the registered person the return for the said period and the said return is furnished after due date in accordance with Section 39 except where such return is furnished after commencement of any proceeding, the period of said period the interest on tax payment for such supply shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting with same electronic cash ledger for the period of delay in filing said return beyond the due date at the such rate as may be notified. In all other cases where the interest is paid under Section 51, the interest shall be calculated on the amount of tax which remain unpaid for a period starting from date on which such tax was due to the paid till date such tax is paid at the rate specified। वही सब बकवास सेम टू सेम लिखे जा रहा है। Where interest is paid on the amount of ITC wrongly availed and utilized in accordance with Section 53
The interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization of the wrongly availed input tax credit till the date of reversal of such credit. अब ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपने ITC रॉन्गली अवेल किया, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? मतलब आपके पास ITC था नहीं, या फिर फेक ITC था, या रॉन्ग ITC था, कुछ भी था, लेकिन आपने क्या किया, जैसे टैक्स लायबिलिटी 100 रुपया बना, आपने बोला कि 80 रुपया मेरे पास ITC है, मैं 20 रुपया कैश में पे कर देता हूँ, ठीक है, आपने 20 रुपया कैश में पे कर दिया, आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, कहानी खत्म। या नहीं भी पे किया तो 20 रुपया बाद में इंटरेस्ट लगा, वो कहानी हम लोग समझ चुके हैं पहले। लेकिन बाद में सरकार को पता चला 80 रुपया नहीं, ये 60 रुपया था। तो यहाँ जो 20 रुपया का जो आपने चोरी की, उसके लिए आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कब से? कब से? समाधान दीजिएगा, जिस दिन से आपने अवेल किया, ठीक है, और जिस दिन आपने यूटिलाइज किया। अवेल एंड यूटिलाइज, सिर्फ अवेल करने से नहीं होगा, ठीक है, एंड यूटिलाइज भी है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं यूटिलाइज, इसमें प्रॉपर केस भी था मेरे पास, उसमें क्या था कि उसने रॉन्ग ITC अवेल किया था लेकिन यूटिलाइज नहीं किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रेजेंट क्या किया था, उन्होंने प्रेजेंट किया कि सर अवेल किया था, ठीक है, यूटिलाइज तो किया नहीं। अगर मैंने यूटिलाइज नहीं किया तो मुझ पर आप इंटरेस्ट लगा नहीं सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपका भी कोई क्लाइंट है जहां उसने अवेल किया, ठीक है, इस केस में यूटिलाइज हो चुका है इसलिए लगेगा, अवेल किया, पर अगर यूटिलाइज नहीं किया तो उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकता। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है वेयर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ ITC रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, एंड है और नहीं है, सिर्फ अवेल पे नहीं है, यूटिलाइज करूंगा तब, ठीक है। यही सब एक्ट में लूप होता है, यही सब हमारा काम भी होता है निकालना, एक्ट में लूप। तो ये एक लूप है एक्ट के अंदर, ठीक है, अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, समझ गए। The interest shall be calculated on the amount of input credit wrongly availed and utilized for the period starting from date of utilization। तो कब से आपको इंटरेस्ट लगेगा? जिस दिन आपने यूटिलाइज किया। तो अगर मैंने यूटिलाइज नहीं किया तो मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये तो एक्ट ही कर रहा ना कि अगर मैंने अवेल किया तो अगर यूटिलाइज नहीं किया तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपका एक्ट कर रहा है कि फ्रॉम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से डेट ऑफ रिवर्सल तक आप इंटरेस्ट चार्ज करिएगा। पर अगर मैंने यूटिलाइज नहीं किया तो उस केस में आप मुझसे कैसे चार्ज कर सकते हैं इंटरेस्ट? तो यही उस केस में हमने प्रेजेंट किया था कि हमने यूटिलाइज नहीं किया तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, आप हमसे इंटरेस्ट नहीं ले सकते। समझ में आया? तो ये पहले का कहानी था। अब ये लूप था, तो लूप में सरकार को पता चल गया, ठीक है। कहानी सुना दिया आपको मैंने, जो कहानी मेरे साथ हुआ, ये 2-3 साल पहले का बात हो गया, ठीक है। अब ये लूप सरकार को समझ में आ गया कि यहाँ सरकार ने एक लूप छोड़ दिया, ठीक है, एंड लिख दिया और नहीं लिखा। तो इस लूप को खत्म करने के लिए सरकार ने एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। हमारे केस में सेटलमेंट हो गया था, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आया और इसमें सरकार ने कहा कि आपने भले ही लूप ढूंढ लिया पर अब ये सब काम चलेगा नहीं। उसने क्या कहा? उसने कहा इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड माना जाएगा कि यूटिलाइज है, ठीक है। लेकिन अच्छा अभी भी लूप अभी भी काम कर रहा है। When the balance in electronic credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed, ठीक है, तो समझिए, ठीक है, अभी भी लूप है, सॉरी गलती हो गया, लूप अभी भी प्रेजेंट है। सरकार ने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि अगर आपने अवेल कर लिया, ठीक है, तो वो यूटिलाइज तभी माना जाएगा अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस बिलो फॉल कर जाए। किससे? रॉन्गली अवेल्ड ITC से। आया समझ में? मतलब कि अगर मैंने 20 रुपया रॉन्गली अवेल किया, अगर मेरे क्रेडिट लेजर में हमेशा 20 रुपया रह जाता है बैलेंस के रूप में, तो माना जाएगा कि मैंने यूटिलाइज नहीं किया। समझ में आया? तो सिंपली चीज में अगर मैंने यूटिलाइज नहीं किया, मैंने अवेल किया पर मैंने रिवर्सल कर दिया, तो उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन मैंने अवेल किया और यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज करने का मतलब मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो मैं रॉन्गली अवेल किया था उससे लो हो गया। मैंने 20 रुपया रॉन्गली अवेल किया था, अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस अगर 10 रुपया हो गया तो मुझे फिर भी सिर्फ 10 रुपया पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अभी भी लूप है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, लूप अभी रहा कि नहीं, मुझे लगा एक्सप्लेनेशन पढ़े कि लूप गायब हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं, लूप अभी भी है, ठीक है।
तो अगर कोई आपका क्लाइंट है, हमारे केस में सेटलमेंट हुआ था, आपके केस में भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट है, उसका ऐसा नोटिस आया है कि सर उसने अवेल तो किया था, यूटिलाइज तो किया नहीं, तो बस रिवर्सल कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट काहे को, इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, क्यों, प्रॉपर रीजन है। अब जब फिर अवेल कर लिया, ठीक है, यूटिलाइज नहीं किया, इसका मतलब क्या, पैसा सरकार के पास था ही ना 20 रुपया, मेरे पास थोड़ा था 20 रुपया, तो सरकार के पास ही था 20 रुपया, तो फर्क क्या पड़ रहा है। हाँ, मैं यूटिलाइज कर लेता, मैंने मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट का बैलेंस अगर फॉल कर जाता, तो उस केस में सरकार कह सकती थी कि ठीक है अब तो नीचे फॉल कर गए, इसका मतलब तुमने जो जमा करना था जमा नहीं किया, मेरा रॉन्गली अवेल्ड आरटीसी तुमने यूटिलाइज कर लिया, तो 10 रुपया पे इंटरेस्ट लाओ, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कहाँ से होगा, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से डेट ऑफ रिवर्सल तक, ठीक है। The date of utilization of such interest shall be taken to be a date on which the return is due to be furnished section 9 on the or the actual date of filing of said return, which was earlier the rebalance electronic credit ledger fall below the amount of interest credit wrongly availed on account of payment of tax on said return. अब बोला गया कि सर दिक्कत तो ये है कि डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा, तो बोला गया जिस दिन क्रेडिट डाउन जाएगा ना, जिस टैक्स पीरियड में, ठीक है, जिस टैक्स पीरियड में क्रेडिट लेयर का बैलेंस थोड़ा सा अटक रहा है, रुकिएगा, जिस टैक्स पीरियड में क्रेडिट लेयर का बैलेंस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से नीचे जाएगा, ठीक है, उस टैक्स पीरियड का जो रिटर्न भरिएगा आप, ठीक है, रिटर्न का ड्यू डेट या तो एक्चुअल डेट, मैंने या तो 20 तारीख या 20 तारीख के पहले भर दी, 18 तारीख या 17 तारीख जब भी भर दिए, उस डेट से माना जाएगा कि आपने यूटिलाइज कर लिया, समझ गए। या फिर द डेट ऑफ डेबिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, या जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में डेबिट हुआ बैलेंस, उस दिन से मान लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल चीज है, समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जिस दिन डेबिट हुआ, मतलब किसी और चीज के लिए आप यूटिलाइज कर लिया, DRC 03 कर दिया, डिमांड का पेमेंट कर दिया आईटीसी का यूज करके, ठीक है, वहां उस केस में रिटर्न तो हमने भरा नहीं, तो इसलिए उसके लिए क्या कहा गया, उसके लिए कहा गया कि जिस दिन आपके डेबिट होगा, जिस दिन आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और बैलेंस फॉल कर जाएगा किससे, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से, ठीक है। रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से मैंने 20 रुपया से नीचे नीचे चला गया बैलेंस, जिस दिन भी उस दिन को मानेंगे, ठीक है। रॉन्गली यूटिलाइज्ड का डेट, ठीक है, डेट ऑफ रॉन्ग यूटिलाइजेशन क्या होगा, जिस दिन बैलेंस नीचे जाएगा। Other relevant point relating to interest, the term tax here mean tax payable under the act, ठीक है। The payment of interest in case of belated payment of tax should be made voluntarily even without a demand. The interest payable under this section shall be debited to electronic liability register. The liability for interest can be settled by adjustment with balance electronic cash ledger, but not balance, obvious बात है, आप इंटरेस्ट का पेमेंट सिर्फ कैश लेजर से कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते हैं। अब आता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। टीडीएस कौन काटेगा, टीडीएस कौन काटेगा, तो बोला गया प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, ठीक है, एंड प्रोसीजर फॉर टैक्स डिडक्शन, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी काटेगा, ठीक है। वो कौन काटेगा हम लोग आगे जानेंगे, वैसे ये 4 लोग ही काट सकता है। अभी के लिए इतना ही समझिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीडीएस और टीसीएस का एक अलग टॉपिक है, तो हम लोग अलग से ही कर लेंगे इसको।